हेलो एवरीवन। आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी विभाग है। तो वहाँ पे प्रमोशन स्कीम कैसे रहता है, एंड अगर आप डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी के अंदर में कहीं से कहीं यूनिट आप ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे कैरियर ग्रोथ का कैसा चांसेस रहता है वहाँ पे। तो आज हम यहाँ पे वीडियो में प्रमोशन स्कीम के बारे में देखने वाले हैं। तो उसके पहले वो डीआई के बारे में और कुछ जानकारी पहले देख लेते हैं। जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है वो 1954 में स्थापित हुआ था, और जवाहरलाल नेहरू उसी टाइम प्राइम मिनिस्टर थे। और फर्स्ट चेयरमैन जो थे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा सर थे, जो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। और उनको फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी ऑल्सो बोला जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है अभी जो डीआई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के चेयरमैन है अभी है डॉक्टर अजित कुमार महांती। वो अभी 13 नंबर चेयरमैन है। 13 नंबर चेयरमैन है अभी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में। तो उसके पहले अभी हम लोग देख लेते हैं तो उसका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर कौन सी विभाग आता है। ठीक है। अभी डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी का अंदर उसमें से बहुत सारे सेक्टर है। तो वहाँ पे पहले आ जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर। पहला सेक्टर आ जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर। और उसके बाद आ जाता है इंडस्ट्रियल एंड मिनरल सेक्टर। और तीसरे में आता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। और कौन सी सेक्टर में कौन सी यूनिट आता है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। और चौथा में आता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। पांचवें नंबर में आता है एडेड इंस्टीट्यूशंस। एंड छठवें में आता है अदर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसको अदर में रखा गया है। तो पहले जो रिसर्च डेवलपमेंट सेक्टर है तो वहाँ पे आ जाता है पहले आ जाता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अभी जो वहाँ अभी कल्पकम में जो उसका अभी जो एनआरबी है वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंदर में आता है। और उसका हेडक्वार्टर मुंबई ट्रॉम्बे में है। ठीक है। और सेकेंड में आता है इंदिरा गांधी सेंटर एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो अभी कल्पकम में अवस्थित है। और तीसरे में आता है राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, जो इंदौर में है, एमपी में। और चौथा में आता है वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, जो अभी कोलकाता में अवस्थित है। और एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टर फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, जो अभी वो हैदराबाद में अवस्थित है, हैदराबाद में। और लास्ट में आता है जो रिसर्च डेवलपमेंट सेक्टर में आता है ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी एंड पार्टनरशिप, वो हरियाणा स्टेट में अवस्थित है, हरियाणा स्टेट में। ठीक है। उसके बाद आ जाता है इंडस्ट्रियल एंड मिनरल सेक्टर। इंडस्ट्रियल मिनरल सेक्टर में तीन यूनिट आता है। एक हो जाता है अभी न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स। फ्यूल कॉम्प्लेक्स जो इसका ऑफिस हैदराबाद में है। एंड दूसरा आता है हेवी वाटर बोर्ड, जहाँ पे हेडक्वार्टर उसका मुंबई में है। एंड तीसरा में आता है बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी, उसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पीएसयू, जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में पीएसयू एक डिवीजन है। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में आता है, अंडरटेकिंग्स में तो पहला जो न्यूक्लियर पावर ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और उसके बाद आता है आईआरईएल इंडिया लिमिटेड। तो आईआरईएल इंडिया लिमिटेड वो भी उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। उसके बाद है यूसीआईएल यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसका भी जो ऑफिस है जद्दूगुड़ा झारखंड में है। उसका जो हेड ऑफिस है झारखंड जद्दूगुड़ा में है। और चौथा में आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो उसका भी ऑफिस हैदराबाद में है। उसके बाद आता है भारत नाभिक विद्युत निगम लिमिटेड, ये चेन्नई कल्पकम में अवस्थित है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में तीन सेक्टर आता है। एक है डायरेक्टर ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टेट मैनेजमेंट, उसके हेड ऑफिस मुंबई में है। और उसके बाद आ जाता है डायरेक्टर परचेज एंड स्टोर्स, तो वो भी अभी मुंबई में उसका हेडक्वार्टर है। एंड जीएस ऑर्गेनाइजेशन, ये कल्पकम चेन्नई में आता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं फिर एडेड इंस्टीट्यूशन। ये कुछ एडेड इंस्टीट्यूशन है, वो भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आता है। जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स,
टाटा मेमोरियल सेंटर, हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो कुछ इंस्टीट्यूट है, वो डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी में उसको मर्ज किया गया है, जो एडेड इंस्टीट्यूशन रखा गया है, ठीक है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट है अदर ऑर्गेनाइजेशन। अदर ऑर्गेनाइजेशन आता है बोर्ड ऑफ रिसर्च इन न्यूक्लियर साइंस, BRNS। तो BRNS ये जो है इसका भी वो ऑफिस है ट्रॉम्बे मुंबई में है। और नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स एनवीएजम, वो भी, ये भी मुंबई में अवस्थित है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में कहीं भी यूनिट में ज्वाइन करते हो, चाहे आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में ज्वाइन करते हो, चाहे आप एटॉमिक मिनरल सेक्टर में ज्वाइन करते हो, तो वहाँ पे सबका अलग अलग ट्रेनिंग एंड प्रमोशन स्कीम रखा गया है। तो पहले हम लोग, अगर आप न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड में ज्वाइन करते हो, तो वहाँ यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 1.5 ईयर का ट्रेनिंग रखा गया है, और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उनको SAB का पोस्ट मिलता है। और अगर आप DI का अगर सपोज एटॉमिक मिनरल सेक्टर कहीं डिवीजन में ज्वाइन करते हो, तो वहाँ पे ट्रेनिंग SAB का ऐसे साइंटिफिक असिस्टेंट का 2 ईयर्स रखा गया है, और वहाँ के बाद तो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपको डायरेक्ट SSC डेजिग्नेशन मिल जाता है। तो पहले हम लोग टेक्नीशियन का प्रमोशन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम साइंटिफिक असिस्टेंट का प्रमोशन स्कीम क्या है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो पहले आ जाता है जो टेक्नीशियन एंड सीनियर टेक्नीशियन एंड सुपरवाइजर की जो प्रमोशन स्कीम है। तो पहले आपको देखें, आप ज्वाइन करोगे स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 में। यहाँ पे टेक्नीशियन ए है, ये टेक्नीशियन ए नहीं है। यहाँ पे आप कैटेगरी 2 में ज्वाइन करोगे एज ए ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के हिसाब से आप ज्वाइन करोगे, ट्रेनिंग के हिसाब से ज्वाइन करोगे तो आपका ट्रेनिंग रहता है 2 ईयर्स रहता है, ठीक है। 2 ईयर्स रहता है ट्रेनिंग। उसके बाद आपका 2 साल के ट्रेनिंग होने के बाद आप टेक्नीशियन बी में आप आ जाओगे। अगर आप कहीं PSU सेक्टर में ज्वाइन कर रहे हो, लाइक NPCL में हो गया, IRL में हो गया, तो आपको वहाँ पे टेक्नीशियन बी डेजिग्नेशन मिलता है। अगर आप कहीं PSU के अलावा और कहीं यूनिट में ज्वाइन करते हो, तो अगर आपका 90%, अगर आपका ट्रेनिंग में परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, तो 90% आपको स्कोर कर ले तो आपको वहाँ पे डायरेक्ट टेक्नीशियन सी मिल जाता है, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ से ट्रेनिंग में ज्वाइन कर लिए, स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 में ज्वाइन कर लिए। उसके बाद हमारा 2 साल ट्रेनिंग खत्म हो जाता है, फिर उसको हम लोग वहाँ पे हमको टेक्नीशियन बी के डेजिग्नेशन मिल जाता है, ठीक है। फिर टेक्नीशियन बी से हम अगर टेक्नीशियन सी को जाने के लिए हमको प्रमोशन में कितना साल लगता है? 2 साल लगता है। टेक्नीशियन बी में सी को आपको जाने के लिए यहाँ पे 2 साल लगता है, ठीक है। टेक्नीशियन बी से सी का प्रमोशन के लिए 2 साल लगता है। फिर आपको टेक्नीशियन सी से टेक्नीशियन डी को जाना है, आपको वहाँ पे 3 साल लगता है। अभी पहले जो आपको प्रमोशन मिल जाता है वो टेक्नीशियन बी से सी में आपको मिनिमम जो एलिजिबिलिटी पीरियड है वो 2 साल है। तो उसके बाद अगर सी से डी जाओगे, फिर सी से डी में वो 3 ईयर मिले, 3 साल जो एलिजिबिलिटी ईयर रखा गया है। और एक बात, अगर आपको प्रमोशन, अगर आपका टेक्नीशियन बी से सी अगर प्रमोशन होता है ना, तो आपको वहाँ पे एक एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। जैसे आपको पहले एक ट्रेड टेस्ट देना पड़ता है। अगर आप जिस जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, उसी डिपार्टमेंट में एक आपको ट्रेड टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद आपको ट्रेड टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको एक इंटरव्यू किया जाएगा, जिसका अगर इंटरव्यू में अगर ट्रेड टेस्ट अगर अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहता है, तो आपको डायरेक्ट टेक्नीशियन सी में आपको डेजिग्नेशन मिल जाता है, ठीक है। तो जो उसका जो टेक्नीशियन बी से सी आपका 2 ईयर्स लगता है। वो ट्रेड टेस्ट वो आपका टेक्नीशियन एफ तक रहता है। टेक्नीशियन एफ तक आपको ट्रेड टेस्ट देना पड़ेगा, और टेक्नीशियन एफ से जी जॉब हो जाओगे तो आपको डायरेक्ट खाली इंटरव्यू अटेंड करना पड़ेगा, ट्रेड टेस्ट वहाँ पे हट जाता है। तो ये है आपका टेक्नीशियन की जो प्रमोशन स्कीम है। पहले साल में आपको टेक्नीशियन बी से सी आपका 2 ईयर्स हो गया। फिर उसके बाद टेक्नीशियन सी से डी 3 ईयर्स हो गया। फिर डी से ई नहीं है, टेक्नीशियन ई वो जो मर्ज हो गया है टेक्नीशियन F1 के साथ, वो मर्ज हो गया है, ठीक है। तो टेक्नीशियन डी से एफ आपको 5 साल मिल जाता है। टेक्नीशियन डी से एफ 3 साल है, और टेक्नीशियन एफ से जो जी है वो 5 साल रह जाता है। फिर आपको जी से एच जाने में 4 साल लगता है, और टेक्नीशियन एच से फिर और एक H1 है जो 4 साल में आपको प्रमोशन हो जाता है।
तो यहाँ पे आपको लेवल मैक्सिमम आप अगर आप डीआई में ज्वाइन करते हो तो मैक्सिमम आप लेवल 10 तक आप जा सकते हो, टेक्नीशियन जे तक। आपका जो सर्विस पीरियड है वो आप टेक्नीशियन जे तक आराम से आप प्रमोशन होके जा सकते हो। और सीनियर टेक्नीशियन जे से और टेक्निकल सुपरवाइजर है, टेक्नीशियन सुपरवाइजर है, इसमें भी 5 साल लगता है टेक्नीशियन सुपरवाइजर बनने में। तो ये थी टेक्नीशियन की जो प्रमोशन स्कीम। यहाँ पे अ, जो उसका जो ईयर है आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं वो साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनी, जो एस ए बी एस एस सी में जो स्टाइपेंड ट्रेनी कैटेगरी 1 में ज्वाइन करेंगे तो उनका क्या प्रमोशन स्कीम रहता है। तो अगर आप साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनी आप कहीं भी अगर पीएसयू में ज्वाइन करते हो, मैं यहाँ पे एनपीसीआई का बात करूँगा, अगर आप एनपीसीआई में स्टाइपेंड ट्रेनी कैटेगरी 1 में ज्वाइन किए हो तो आपको यहाँ पे 1.5 ईयर्स का ट्रेनिंग रहता है। ऐसे के लिए यहाँ पे 1.5 ईयर्स का ट्रेनिंग रहता है। और अगर वो ट्रेनिंग आपका 1.5 ईयर में ख़त्म हो जाता है उसको आपको एस से बी मिल जाता है, एस से बी डेजिग्नेशन मिल जाता है। एस से बी डेजिग्नेशन मिल जाता है आपका ट्रेनिंग खत्म होने के बाद। फिर एस से बी से आपको एस से सी जाने के लिए वो जो अंडर रिव्यू है, मिनिमम आप यहाँ पे 2 साल में जा सकते हो। 2 साल में आप जा सकते हो एस से बी से एस से सी अंडर रिव्यू। वो आपका परफॉर्मेंस का ऊपर डिपेंड करता है। एस से बी से एस से सी जाने का अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो आप मिनिमम 2 साल में आप टेक्नीशियन एस से बी से एस से सी आप प्रमोट हो सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद एस एस सी से एस एस डी भी सेम है, अगर उसका भी आप परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, अगर उसमें यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम रहता है, सी या रेटिंग सिस्टम रहता है। अगर आपका रेटिंग अच्छा रहता है तो एस एस सी से एस एस डी भी 3 से 4 साल के अंदर आप आराम से प्रमोट हो सकते हो। फिर एस ए डी के बाद एस ए डी 1 आता है तो वो भी 4 साल रखा गया है। एस ए डी 1 से एस ए ई लेवल 10 तक आप आ जाओगे 4 साल में। तो ये हो गया आपका, अगर एक कहीं एनपीसीएल में पीएसयू में ज्वाइन करते हो उसका ये है। अगर आप एटॉमिक मिनरल सेक्टर का डीआई का और पीएसयू के अलावा दूसरा यूनिट में आप ज्वाइन करते हो तो आपको 2 साल की ट्रेनिंग रहता है। 2 साल ट्रेनिंग के बाद आपको डायरेक्ट एसएससी मिल जाता है। आपका जो डेजिग्नेशन है डायरेक्ट एसएससी मिल जाता है। एसएससी से फिर आपका एसएसडी, वो आपका जो प्रमोशन ईयर है वो काउंट होता है डायरेक्ट एसएससी से। आप लेवल 7 में आ जाओगे, जो कि लेवल 7 की बेसिक सैलरी है 44,900, ठीक है। और वहाँ पे आपका 2 इयर्स की ट्रेनिंग रहेगा, ठीक है। तो ये थी एसए और टेक्नीशियन की प्रमोशन स्कीम। डीआई के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के सेक्टर में कैसे कैरियर ग्रोथ होता है, कैसे प्रमोशन मिलता है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से। तो मैं आशा करता हूँ ये जो मैं जो इन्फॉर्मेशन बताई है वीडियो में तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो क्या डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भी आप कहीं भी यूनिट में आप ज्वाइन करते हो तो वहाँ का प्रमोशन स्कीम कैसे रहता है, वहाँ पे कैरियर ग्रोथ कैसे होता है। तो इस वीडियो में आपको थोड़ा सा नॉलेज तो हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो दोस्तों एक मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिटर वर्ल्ड आयुष।